हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी 1.3 कंप्लीट की थी। आज हम एनसीईआरटी 1.3 का एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, आज हम प्रूव करेंगे √7 इज रेशनल नंबर। ठीक है, इस टाइप का हमने स्टूडेंट्स केवल एक ही क्वेश्चन किया था, वो था एनसीईआरटी 1.3 का पहला क्वेश्चन √5। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का। ठीक है, इसके बाद हम फिर एनसीईआरटी 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो इसको मुझे इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, इसे रेशनल नंबर मान के चलता हूं। लेट √7 इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो लिख दो दिस इज इक्वल टू P/Q, और यहां पर Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहती थी। ठीक है, अब देखो यहां पर लिख देना P और Q क्या होते हैं, हमारे को प्राइम इंटीजर। तो लिख दो हेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर। ये को प्राइम इंटीजर क्या होते हैं? जब मैंने एनसीईआरटी 1.3 का पहला क्वेश्चन कराया था तो मैंने आपको बताया था कि को प्राइम इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी पहली वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, उससे आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आ जाएगा। आप देखो बड़े ध्यान से। इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, इस पी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो पी की वैल्यू आ गई हमारी √7 मल्टीप्लाई क्यू। तो यहां पर लिख देता हूं मैं √7 मल्टीप्लाई क्यू। आप सुनो बड़े ध्यान से। इसके बाद क्या करना होता है, हमें स्क्वायर करना होता है बोथ साइड। तो कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहां से आ गया ये पी स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो 7 बचेगा, यहां पर बचेगा क्यू का स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, इस स्टेप के बाद ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू होती है, इसे फाइंड करते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गई, पी स्क्वायर अपॉन 7। ठीक, अब सुनो, इसे मैं यहां पर लिख देता हूं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 7। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनो। इस इक्वेशन के बेस पे मैं कह सकता हूं कि जो पी स्क्वायर है ये 7 से डिवाइड हो रहा है और हमारा आंसर निकल कर आ रहा है क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं हेयर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7। अगर p का स्क्वायर 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये p है ना, ये भी 7 से डिवाइड हो गई। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये पहले। तो मैं लिख सकता हूं सो p इज आल्सो डिविजिबल बाई 7। ठीक, अब सुनो बड़े ध्यान से। अगर स्टूडेंट्स ये p 7 से डिवाइड हो रहा है तो इस p को लिख सकता हूं मैं 7 मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट c। मान लीजिए c टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख दो इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट c। ठीक है, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो आगे स्टूडेंट्स, इस स्टेप के बाद हमें क्या करना होता है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए पहले ही आप, और क्या करते हैं, जो p की वैल्यू होती है ना 7c, इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो मैं लिखता हूं पुट p इज इक्वल टू 7c इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो जब मैं इसे इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो यहां पर 7c आ जाएगा। तो 7c का स्क्वायर होगा 49, यहां से q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49 और c का स्क्वायर हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में क्या 7। ठीक है, 7 से काटो इसे, 7 बन जा 7, 7 से बन जा 49। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो बची हमारी, वो बची हमारी 7c स्क्वायर। ठीक, अब देखो इस स्टेप के बाद क्या करना होता है, हमको ये c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं जो c स्क्वायर है वो है हमारी क्यू स्क्वायर अपॉन 7।
अब देखो बड़े ध्यान से, इस इक्वेशन के बेस पे हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और हमारा आंसर आ रहा है सी स्क्वायर। तो लिख दो हेयर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7। अगर q का स्क्वायर 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ जो q है ना, सो q इज डिविजिबल बाई 7, मीन्स जो q है ना ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, अब ऐसा मत लिख देना कि q 7 से डिवाइड हो रहा है तो q को भी लिख दो 7 मल्टीप्लाई c, नहीं, ये काम आपको एक बार ही करना होगा। अब सुनो बड़े ध्यान से, देखो इस बेस पे मैं कह सकता हूं कि जो p है वो 7 से डिवाइड हो रहा है और यहां से मैं कह सकता हूं जो q है वो भी 7 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो p और q है दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं। अब सुनो, अगर ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 इनका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 7 इनका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी बात को यहां पर लिख देता हूं, हेयर p एंड q बोथ डिविजिबल बाई 7, सो 7 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो लिख दो हेयर 7 इज हेयर p एंड q बोथ डिविजिबल बाई 7। अगर p एंड q दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं तो 7 क्या हो जाएगा इनका कॉमन फैक्टर। तो लिख दो यहां पर सो 7 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक, इसको लिख डालो एक बार आप। अब देखो बड़े ध्यान से, देखो बच्चों जो 7 है वो p और q का कॉमन फैक्टर है। अब देखो शुरू में हम क्या मान के चले थे, देखो शुरू में हम मान के चले थे कि p और q दोनों कोप्राइम इंटीजर होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि p और q अगर कोप्राइम इंटीजर हैं तो इनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 आना चाहिए। कंडीशन ये थी, क्योंकि कोप्राइम इंटीजर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 आए। अब देखो बड़े ध्यान से, यहां पर तो देखो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, 7 निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम शुरू में मान के चले थे ना कि रेशनल नंबर है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी बेस पे यहां पर लिखता हूं, इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप। तो यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर लिख दो सो p एंड q आर नॉट कोप्राइम इंटीजर। ये कोप्राइम इंटीजर नहीं रहेंगे क्योंकि 7 इनका कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है और कोप्राइम इंटीजर की शर्त थी कि ओनली 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर। तो इसी बेस पे मैंने लिख दिया यहां पर p एंड q आर नॉट कोप्राइम इंटीजर। अगर बच्चों p एंड q कोप्राइम इंटीजर नहीं है तो जो हम मान के चले थे ना, जो हमारी अजम्पशन थी ये एक रेशनल नंबर है, ये भी गलत हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। तो इस बेस पर आप लिख दो देयरफॉर ओवर assumption इज रॉन्ग। हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि p एंड q कोप्राइम इंटीजर नहीं है। जब हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी, अजम्पशन मीन्स जो हम मान के चले थे रेशनल नंबर है, ये रॉन्ग हो जाएगी। तो जब ये रॉन्ग हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशनल नहीं, ये क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर। लिख दो यहां पर सो √7 इज इरेशनल नंबर। ठीक है,
यहाँ पर ध्यान रखना, कभी कभी मैं यहाँ पर सो लिख देता हूँ, यहाँ पर देयरफॉर लिख देता हूँ, दोनों का मीन्स एक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेशक आप सो लिख देना, यहाँ पर देयरफॉर लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है स्टूडेंट।